गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। होली खत्म हो गया होगा। अब चलिए फिर से अपना पढ़ाई पे लग जाते हैं सब आदमी तन मन धन से। बल्कि अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अभी मौका है, ढेर सारा वैकेंसी आने वाला है। अगर अब नहीं जगिएगा तो कब जगिएगा? तो आइए, जो भी है आपका महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का जो भी चीज़ है आज देखते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं। अब आइए, सबसे बड़ी बात अपना सब देखते हैं, आज होगा करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं, एक व्यक्ति है पी बाल सुब्रमण्यन बाल सुब्रमण्यन मेनन। अरे सबसे पहले बड़ी बात देखते हैं, ये केरल की है। ये कहाँ की है? ये आपको केरल की है। कहाँ की नहीं? ये केरल के, ध्यान दीजिए। अब ये क्या हुआ, ये केरल के हैं। ये सर्वाधिक लंबा समय तक जो है ना वकालत किया। ये अपना जीवन में जो है ना वकालत 70 साल, मतलब 70 साल और 60 दिन तक ये जो है ना, ये 70 साल और 70 साल 60 दिनों तक वकालत किया। कौन? पी बाल सुब्रमण्यन मेनन, जो केरल के हैं। और ये जो है 70 साल, मतलब 70 साल 60 दिन तक वकालत किया। और इस वकालत के साथ जो है ना, मतलब वर्ल्ड द बुक ऑफ वर्ल्ड गिनीज में इसका नाम दर्ज हो गया। कहता है इसका जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है ना शामिल, वर्ल्ड में शामिल किया गया। तो कहेंगे बताइए, भारत का कौन सा व्यक्ति है जो सर्वाधिक लंबा समय तक वकालत करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल हो गया? वह पी बाल सुब्रमण्यन मेनन। और ये कहाँ की? केरल की है। कितना दिन तक की वकालत किया था? 70 साल 60 दिन। जबकि अभी ये 97 साल की है। अभी कितने वर्तमान में? 97 वर्ष की है। कौन? ये पी बाल सुब्रमण्यन। और ये इतना साल में कितना दिन तक किया? ये 70 साल 60 दिन तक वकालत किया। मतलब सर्वाधिक लंबा समय तक वकालत करने वाला व्यक्ति के रूप में जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल हो गया, वर्ल्ड में शामिल हो गया। अब ये मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, ये केरल के हैं। अब देखते हैं केरल जो हो गया ना, केरल मसालों का बगीचा केरल को माना जाता है। भारत में मसालों का बगीचा केरल को माना जाता है। भारत में मसालों का बगीचा किसे माना जाता है? केरल को माना जाता है। भारत में मसालों का बगीचा केरल को माना जाता है। भारत में मसालों की बगीचा केरल को माना जाता है। भारत में मसालों की बगीचा किसे माना जाता है? केरल। अब देखते हैं केरल की राजधानी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम, ये केरल की राजधानी है। तिरुवनंतम
तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और ये केरल जो है ना, सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य भी कौन है? केरल है। देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी है कौन? केरल। और सर्वाधिक साक्षर राज्य भी है कौन? केरल। लिखिए, सर्वाधिक साक्षर राज्य भी है कौन? केरल। कौन है? केरल। मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं। पी बाल सुब्रमण्यम मेनन, ये आपको 97 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? 97 वर्ष की है। और कहाँ की है? ये केरल की निवासी है। और ये सर्वाधिक लंबा समय तक वकालत करने वाला व्यक्ति बन गए। और सर्वाधिक लंबा मतलब 70 साल 60 दिन तक वकालत किया। और इस वकालत के रूप में जो है ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल हो गया। कहेगा हाल ही में भारत के कौन सा व्यक्ति सर्वाधिक लंबा समय तक वकालत करने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल हो गया? वह पी बाल सुब्रमण्यम मेनन। ये कहाँ की है? केरल की है। कितने वर्ष की है? 97 वर्ष की है। कितना दिन तक वकालत किया? 70 साल 60 दिन तक वकालत किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल हो गया। भारत में मसालों की बगीचा केरल को माना जाता है। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य। लिंगा अनुपात मतलब प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या को लिंगा अनुपात कहा जाता है। साक्षर राज्य मतलब प्रति 1000 पुरुष में कितना, मतलब साक्षर मतलब हो गया सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। कौन हो गया? केरल हो गया। और सबसे कम साक्षर राज्य अपना बिहार। सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? लिख लीजिए, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। कौन है? बिहार है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, उसके बाद अब आप अपना सब आगे चलते हैं। चलिए आइए। कल नहीं बना पाए कि लाइट प्रॉब्लम यहाँ हो जाता है, क्या करें, कभी कभी इधर कभी उधर रेडिएशन शोरगुल होते रहता है। जिस समय हमको शांति लगता है कि इस समय शांति है, तो उस समय आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। बड़ा मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ। आप लोग फिर भी नहीं जानते हैं अभी तक पढ़ने के प्रति नहीं रुचि जागा। अब आइए देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब आइए देखते हैं। अब इस बार जो है 2024 ईस्वी में 2024 ईस्वी में बिहार के 7 व्यक्ति को जो है ना पद्म पुरस्कार दिया गया। आइए 2024 ईस्वी में 2024 ईस्वी में बिहार के 7 विभूति को बिहार के 7 विभूतियां को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो रहा है ना। अब आइए
बार बार एक ही चीज परेशान। आइए, कितना को सम्मानित किया गया है? बिहार, देखिए 2024 ईस्वी में बिहार के 7 विभूतियों, मतलब 7 लोगों को, 7 या व्यक्ति लिखिए, 7 व्यक्ति को, 7 व्यक्ति को, कितना भी, 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार कहने का मतलब इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार इसके अंतर्गत पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ये पद्म पुरस्कार 3 पुरस्कार इसमें शामिल है। सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया इसके अंतर्गत पद्म विभूषण। अब देखते हैं पद्म भूषण, दूसरा पद्म भूषण, ये दूसरा, ये पहला हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, ये दूसरा हो गया इसके अंतर्गत। और तीसरा लीजिए पद्मश्री, पद्मश्री। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये पद्म पुरस्कार कहने का मतलब इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इसमें सबसे बड़ा ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। तो भारत में सबसे छोटा नागरिक सम्मान ये है, कौन है? पद्मश्री। और सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। दूसरा नागरिक सम्मान कौन है आपको? पद्म विभूषण। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए कि आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत परेशानी हो रहा है, कल अलग परेशानी था, आज कुछ अलग ढंग का परेशानी उत्पन्न हो रहा है, मूड खराब होता है इसमें। अब आइए देखते हैं कि अब सबसे बड़ी बात देखते हैं, आपको पद्म भूषण जो है ना, ये एगो दिया गया बिहारी को। अब आइए इसमें देखेंगे, अपना बिहारी देखेंगे, पूरा भारत में देखना है। और इसमें भी आपको 1 दिया गया, और इसमें 5 दिया गया, तो टोटल 7 नहीं हो गया? इसमें भी 1 दिया गया, तो टोटल जो दिया 7 हो जाएगा ना। तो अब ये देखते हैं कि पद्म विभूषण जो है, ये पद्म विभूषण दिया गया बिंदेश्वर पाठक को, ये दिया गया बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। और इसे दिया गया सामाजिक कार्य के लिए दिया। किसके लिए? इसको दिया गया सामाजिक कार्य क्षेत्र के लिए, इसे सामाजिक कार्य क्षेत्र में दिया गया। अब दूसरा है आपको चंद्रदेश्वर, इसमें दिया गया चंद्रेश्वर प्रसाद को दिया गया, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को दिया गया। और इसे दिया गया आपको, जो इसे दिया गया मेडिसिन के क्षेत्र में, इसे दिया गया किसे? मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछेंगे 2024 ईस्वी में बिहार के कितने व्यक्ति या कितने विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 7 को। अब इसमें पद्म पुरस्कार कितने होता है? इसमें 3 भाग होते हैं इनके। सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्मश्री। तो इसमें आपको कितने बिहारी को दिया गया पद्म विभूषण? 1 बिहारी, वो कौन? बिंदेश्वर पाठक को। इसको कभी कभी प्रश्न पूछेंगे क्या कि बिंदेश्वर पाठक को 2024 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया, और इसको किस कार्य के लिए दिया गया? तो सामाजिक कार्य के लिए दिया गया। उसी प्रकार से पद्म भूषण जो है, अब चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, इसे दिया गया मेडिसिन के क्षेत्र में। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और ये इसमें दिया गया 5 को दिया गया है ना। तो आइए देखते हैं वो 5 का नाम देखते हैं, फटाफट नाम देख लेते हैं 5 का कौन कौन सा नाम है। सबसे पहले अपना सब देखेंगे राम कुमार मलिक, राम कुमार मलिक। दूसरा हो गया अशोक कुमार विश्वास, अशोक कुमार
विश्वास। आइए तीसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अशोक कुमार विश्वास। तीसरा हो गया शांति देवी, शांति देवी। आइए चौथा देखते हैं अपना सब, चौथा देखते हैं शिवम पासवान, शिवम पासवान। अब पांचवा देखते हैं अपना सुरेंद्र किशोर, सुरेंद्र किशोर सुरेंद्र किशोर को दिया गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपना सब आइए देखते हैं कि 2024 ईस्वी में कितने बिहारी को, 7 बिहारी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार का 3 भाग है। पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा पुरस्कार इसके अंतर्गत है, मात्र 1 बिहारी को दिया गया 2024 में, बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। इसको किस कार्य के लिए दिया गया? सामाजिक कार्य के लिए दिया गया। उसके बाद पद्म भूषण मतलब इसका दूसरा सबसे बड़ा भाग चंदेश्वर पाठक ठाकुर को दिया गया। इसको किस क्षेत्र में? मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद पद्म श्री ये 5 बिहारी को दिया गया। राम कुमार मलिक को, अशोक कुमार विश्वास, शांति देवी, ये दोनों पति पत्नी हैं। ये दोनों अशोक मतलब दोनों पति पत्नी, दोनों को सम्मिलित रूप से दिया गया। और शिवम पासवान को और सुरेंद्र किशोर को, ये सब अपना बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी हम तो आप लिख लीजिए, बिहार का जो भी पेपर होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक क्वेश्चन आपको जरूर इसमें से देखने को मिल जाएगा। ये मेरा दावा है। ये आउट क्वेश्चन यहाँ से है, या कोई भी एग्जाम क्यों नहीं हो, वहाँ से एक क्वेश्चन ये रहेगा 100%, ये गारंटी, मेरा गारंटी है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे चलता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे हम चलता हूँ। आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब आइए देखते हैं आगे। कुछ बिहार के बारे में आइए न्यू बात कुछ जानते हैं। आइए एक बात समझते हैं अपना सब। जैसे कुछ बिहार के बारे में स्पेशल समझिए, बहुत बड़ी बात है कि हुआ क्या कि सबसे बड़ी खुशी की बात इसमें है, जैसे अपने बिहार है, ये सबको पता है कि बिहार का क्षेत्रफल देखिएगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का क्षेत्रफल है। उसके बाद आइए बिहार यहाँ से थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, हल्का सा थोड़ा सा हम फिगर बना देते हैं, हल्का छोटा सा बना देते हैं ताकि आप लोग को देखने में कोई किसी प्रकार की भी परेशानी न हो। मानते आइए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपको जो है ना गंगा नदी, ये हो गया गंगा नदी। ऊपर में हो गया नेपाल, दक्षिण में हो गया उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, ये पूर्व हो गया, पूर्व में हो गया WB वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, इधर हो गया यूपी। अब देखिए ये संपूर्ण बिहार हो गया, ये संपूर्ण बिहार है और इसी का क्षेत्रफल है 54,163 वर्ग किलोमीटर। ये बिहार का क्षेत्रफल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा गंगा नदी बिहार के बीचों बीच होकर गुजरती है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। इससे ऊपर हो गया उत्तरी बिहार, इससे नीचे हो गया दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, ये हो गया उत्तरी बिहार, ये हो गया दक्षिणी बिहार।
ये गंगा नदी की बिहार में लंबाई हो गया 445 किलोमीटर। मतलब बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर। कितना है? 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इधर हो गया नेपाल, उत्तर में हो गया नेपाल। अब देखिएगा बिहार और नेपाल के सीमा पर ये वाला, ये जो देख रहे हैं, तो बिहार और नेपाल के सीमा पर तराई मिट्टी पाई जाती है। तराई मिट्टी पाई जाती है। और ये गंगा नदी है, तो बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर, कौन सा? दक्षिणी तट पर ताल से मिट्टी पाई जाती है। कौन सा? ताल मिट्टी पाई जाती है। ताल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद आइए, उसके बाद देखिएगा, लिखिएगा यहाँ पे, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार का, उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार का हो गया 3, 4, 5 किलोमीटर। मतलब 3 देख चलिए ना, 3, 4, 5, 3, 4, 5 मतलब 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई है। तो यहाँ देखिए बिहार की उत्तर से दक्षिण की ये लंबाई है मेरे प्यारे बच्चों। बिहार की लंबाई कम है और बिहार की चौड़ाई जो है ना अधिक है। अब लिखिएगा उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो गया 345 किलोमीटर। इसी को बिहार का लंबाई माना जाता है, इसी को बिहार का लंबाई माना जाता है। उसके बाद लिख लीजिए आप लोग जो है ना, अब ये लिख लीजिएगा पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की विस्तार, तो हो गया पूर्व से पश्चिम के विस्तार हो गया 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का विस्तार हो गया इसके बिहार का। पूर्व से पश्चिम का विस्तार 483 किलोमीटर है। किसका? बिहार का। 483 किलोमीटर है बिहार का। अब ध्यान दीजिए, इसी को बोलते हैं बिहार की चौड़ाई। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बिहार की चौड़ाई है। आइए, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। आइए, गंगा की लंबाई बिहार में कितना है? 445 किलोमीटर है। अब आइए, तराई मिट्टी बिहार और नेपाल की सीमा पर। आइए, नेपाल और बिहार के सीमा पर तराई मिट्टी पाई जाती है। तराई मिट्टी पाई जाती है। और आइए, बिहार में देखेंगे गंगा के दक्षिणी तट पर, 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 कहाँ? गंगा के दक्षिणी तट पर कौन सा मिट्टी पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी तट पर टाल्स मिट्टी, टाल्स मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान दिए आप लोग, बिहार देख लीजिए, ये कुछ स्पेशल, इस प्रकार से हम बिहार के बारे में कुछ न कुछ जानकारी आपको इसी के माध्यम से लाते रहेंगे। अभी समय नहीं मिलता है कि स्पेशल वीडियो बनाओ, तो इससे अब आगे वीडियो बनाएंगे तो इससे आगे जानकारी देंगे। आज बिहार में बिहार से संबंधित इतना ही जानकारी रहेगा। आइए, बिहार जो है, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का भारत में स्थान है 12वां। कितना स्थान है? 12वां। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है?
12वां। और इसका जनसंख्या के दृष्टिकोण से आइए चलिए यहाँ लिखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसके भारत का स्थान कैमा है? 12वां स्थान। जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तीसरा इसका मतलब विस्तार, मतलब उत्तर से दक्षिण के विस्तार 345 किलोमीटर, 3 4 5, मतलब ये लंबाई हो गया। पूर्व से पश्चिम का विस्तार 483 किलोमीटर, ये चौड़ाई हो गया इसको पूर्व से पश्चिम। गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। जो और नेपाल और बिहार की सीमा पर जो है ना तराई मिट्टी पाई जाती है, तो इतना चीज। और गंगा के दक्षिणी तट पर टाल मिट्टी पाई जाती है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए जो है ना स्पेशल है। आइए अब आप लोग ले लिए होंगे। और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आइए आगे चलते हैं। लाइन कटा हुआ है। आइए हम आपको स्टैटिक जीके भी साथ लेके चलेंगे, उसके लिए चिंता मत कीजिए, समझ गए ना। करेंट तो होगा ही होगा और स्टैटिक जीके भी होगा। अब देखते हैं अपना सब गरबा नृत्य। गरबा नृत्य। अब ये ग से गरबा, ग से गुजरात, ये गुजरात का नृत्य है। गुजरात, ये गुजरात की नृत्य है। अभी देखिएगा गरबा नृत्य को जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या किया गया है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक, इसे जो है ना यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट हिट क्वेश्चन कहेगा, हाल ही में कौन सा नृत्य को जो है ना यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? उसके बाद आइए बोलेंगे। आइए अब आइए अपना सब देखते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया? गरबा नृत्य को शामिल किया गया है। ये तो देख लिए। अब देखते हैं कुछ प्रमुख नृत्य देखते हैं जो काफी पूछे जाते हैं। बिहू, जैसे अपना सब देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे? बिहू के बारे में देखेंगे। आइए बिहू देखेंगे। बिहू नृत्य, ये नृत्य आपको असम में प्रसिद्ध है। असम में जो अभी हम लिखने जा रहे हैं नृत्य, ये काफी आपको यक्षगान नृत्य, ये यक्षगान आपको ये कर्नाटक में, कहाँ? ये कर्नाटक में प्रसिद्ध है। उसके बाद आइए मेरे पर नौटंकी नृत्य, ये यूपी में प्रसिद्ध है। उसके बाद आइए भांगड़ा नृत्य, ये पंजाब में, कहाँ प्रसिद्ध है? ये पंजाब में प्रसिद्ध है। उसके बाद अब आइए देखते हैं घूमर। कौन? घूमर
नृत्य, ये आपको राजस्थान में प्रसिद्ध है। ये कहाँ प्रसिद्ध है? राजस्थान में प्रसिद्ध है। उसके बाद आइए देखते हैं कथकली। कथकली कौन सा? कथकली 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 या मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम या कथकली या मोहिनी अट्टम नृत्य, ये आपको केरल में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है ये आपको? ये केरल में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? केरल में प्रसिद्ध है। उसके बाद आइए छाऊ। जाट जटिन, ये आपको नृत्य, ये नृत्य जो है ना, जैसे ये हो गया आपको, ये नृत्य आपको बिहार में, कहाँ पे ये है? बिहार में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गरबा नृत्य को हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। बिहू नृत्य असम में प्रसिद्ध है। ये सब विशेष पॉइंट है, ये आप लोग को जो है ना, ये आपको एक्स्ट्रा दिया हूँ याद करने के लिए। पूछे जाते हैं कहेगा बिहू नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? असम में। यक्षगान नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? कर्नाटक में। नौटंकी नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? यूपी में। भांगड़ा नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? पंजाब में। घूमर नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? राजस्थान में। कथकली या मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? केरल में। और छाऊ या जटिन नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? बिहार में प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं, क्योंकि आपको पूछे जाएंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो अब आइए आगे चलते हैं, अपना सब आगे चलते हैं। कुछ गुजरात के बारे में जानकारी लीजिए हासिल। जब आए हैं तो गुजरात के बारे में कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। गुजरात का क्या प्रसिद्ध है? आइए सबसे बड़ी बात देखते हैं अपना लोग कुछ गुजरात के बारे में। गुजरात ये भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है। यह जो है, देखिए, यह भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है। कौन? गुजरात। भारत में तटीय राज्य की संख्या मेरे बच्चों 9 है। भारत में तटीय राज्य की संख्या देखिए, भारत में तटीय राज्य की संख्या 9 है। सबसे छोटा तटीय राज्य, सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा है। और गोवा जानते हैं, उसे क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा राज्य है। कौन? गोवा, वाले बीच में। अब आइए देखते हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आइए, गुजरात का एक शहर है सूरत। गुजरात का एक शहर है सूरत शहर। मेरे प्यारे बच्चों, अभी देखिएगा, हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशन हुआ कि सूरत और इंदौर दोनों को सम्मिलित रूप से भारत का सबसे स्वच्छ शहर की दर्जा दिया गया है। तो देखिए, सूरत एवं इंदौर
इंदौर दोनों 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 को संयुक्त रूप से 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 इसको दोनों को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो अभी सूरत भी है और इंदौर भी है, दोनों को सम्मिलित रूप से सबसे स्वच्छ शहर की दर्जा दिया गया। इंदौर एमपी में है, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और सूरत कहाँ पे है? आपको ये गुजरात में है। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है। एक बात और लिखिए, भारत का अभी जो देखिएगा बुलेट ट्रेन जो चलने वाला है, तो बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में ही बनाया गया। बुलेट ट्रेन की पहला स्टेशन सूरत में ही बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? सूरत में ही बनाया गया है। उसके बाद आइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और बात जानते हैं, कुछ और बात अपना सब जानते हैं। अब आइए, इसी गुजरात के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है। इसी के अंतर्गत देखिए, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कहाँ है? जो गुजरात में स्थित है। देखिए, गुजरात यह भारत का सबसे बड़ा यह भारत का सबसे बड़ा तीसरा तटीय राज्य है। सबसे बड़ा यह भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य यह भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा है। इसकी गुजरात का राजधानी गांधीनगर और गोवा की राजधानी इसका राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। उसके बाद सबसे सूरत शहर और इंदौर दोनों को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया हाल ही में। बुलेट ट्रेन की पहला स्टेशन सूरत में ही बनाया गया। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे चलूंगी। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब आइए आगे चलते हैं अपना सब। आइए, आइए, आइए देखते हैं अपना सब, आगे चलते हैं। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है हाल ही में। आइए, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है।
तो वो है आपको रेशम रेशम बाबू, वैशाली रेशम बाबू, वैशाली रेशम बाबू, ये महिला है। वैशाली रेशम बाबू जो है भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। और ये 84वां है, ये 84वां ग्रैंड मास्टर बनी है, लेकिन भारत की तीसरी महिला बनी है। इसके साथ साथ इसका भाई भी बने हैं। इनका भाई का नाम है, इनका भाई का नाम देखिएगा, इनका भाई का नाम है आर प्रज्ञानंद, तो इसका भाई को भी, मतलब भाई बहन ये पहला जोड़ी है, भाई बहन ये पहला जोड़ी है जो एक सम्मिलित रूप से ग्रैंड मास्टर बनी, भाई बहन। तो हाँ, महिला में ये वैशाली रेशमा बाबू ये महिला है, ये भारत की तीसरी महिला। और वैसे कैमा बनी है, 84वां बनी है। भाई बहन ये दोनों देखिए, यह भाई बहन का पहला जोड़ा है जो ग्रैंड मास्टर बनी है। तो अब सवाल उठता है कि भारत की पहली वो कौन सा महिला है कि जो ग्रैंड मास्टर बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला आपको है कोनेरू हम्पी। देखिए, भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर, भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर वो बनी थी, कौन बनी थी आपको, कोनेरू हम्पी बनी थी। अब जब प्रथम लिया भारत का तो दूसरा भी ले लीजिए। दूसरा महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी कौन आपको, दूसरा बनी थी डी हरिका। अब ये ध्यान देते हैं, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी, कौन बनी, वैशाली रेशमा बाबू। और इनके साथ इनके भाई को भी, मतलब भाई भी बना ग्रैंड मास्टर। भाई के नाम क्या, आर प्रज्ञानंद। और यह भाई बहन का पहला जोड़ी है जो ग्रैंड मास्टर बनी, मतलब भाई बहन दो सम्मिलित रूप से बने। हाँ, लेकिन ये जो बनी कैमा बने, 84वां ग्रैंड मास्टर बनी। तो भारत के प्रथम महिला कौन है जो ग्रैंड मास्टर बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी कौन, कोनेरू हम्पी। और भारत की दूसरी महिला कौन है, डी हरिका। तीसरी कौन हो गया, वैशाली रेशमा बाबू। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। आप ले लिए होंगे, तो अब आइए आगे चलते हैं। अब आइए कुछ अपना भारत के बारे में भी जानकारी लीजिए। जब आए हैं तो जब भारत के कुछ चर्चा हुआ है तो जरूर होना चाहिए। भारत का कुछ इस प्रकार से आपको स्टैटिक जीके भी काफी महत्वपूर्ण होते जाएगा। भारत, मेरे प्यारे बच्चों, भारत का क्षेत्रफल हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको हम इसीलिए दे रहे हैं कि ये छोटी छोटी बात भी आप लोग को याद नहीं है तो बड़े दुख होता है हमको। कोई पूछता भारत के क्षेत्रफल क्या है, मुँह बाप देते हैं, राशन आता है। तो भारत का क्षेत्रफल हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का स्थान
आपको 7वां है। आइए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखिएगा, देखिए विश्व में स्थान 7वां है, किसके दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। अब आइए देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। अब देखते हैं जैसे अपना इंडिया का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, जैसे मान लेते हैं ये इंडिया है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखते हैं भारत का जो है ना, उत्तर से दक्षिण है आपको 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 2933 किलोमीटर है। अब देखते हैं पूर्व से पश्चिम का विस्तार, मतलब इधर से इधर, ये डब्ल्यू, पूर्व से पश्चिम का विस्तार, ये किसका? भारत का ना। आइए 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का विस्तार, पूर्व से पश्चिम का विस्तार। अब है भारत का अक्षांश, अक्षांश का विस्तार। भारत के अक्षांश का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। आइए तो ये आपका जो है ना उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है। तो आइए भारत का क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। स्थान कितना हो गया? विश्व में 7वां हो गया। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 2933 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम का विस्तार 3214 किलोमीटर, और अक्षांश का विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखते हैं देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार हो गया भारत का। देशांतर विस्तार कितना हो गया भारत का? देशांतर विस्तार कितना हो गया भारत का? देशांतर विस्तार कितना हो गया भारत का? 67 डिग्री 8 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। ध्यान दीजिए क्षेत्रफल 32,87,233 वर्ग किलोमीटर, विश्व में 7वां स्थान। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 2933 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम का विस्तार 3214 किलोमीटर, अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। देशांतर का विस्तार 67 डिग्री 8 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट होता है। ये लीजिए आपका, ये महत्वपूर्ण बात हो गया भारत के लिए, ठीक ना। लीजिए आगे, उसके बाद अपना सब चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे चलता हूँ। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद आइए आगे चलते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं अपना सब काला घोड़ा काला महोत्सव। क्या देखते हैं? काला
घोड़ा कला महोत्सव, इसका आयोजन होता है मुंबई में। कहाँ इसका आयोजन होता है? मुंबई में। इसका आयोजन कहाँ होता है मेरे बच्चों? मुंबई में होता है। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? मुंबई में होता है। उसके बाद देखते हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? अरविंद पनगरिया को। ठीक है, 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद किसको? अरविंद पनगड़िया, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया कौन है? अरविंद पनगड़िया है। उसके बाद देखते हैं एक्सपोसेट उपग्रह, एक्सपोसेट उपग्रह का सफल परीक्षण। इसका परीक्षण किया गया मेरे प्यारे बच्चों 1 जनवरी 2024 को। 1 जनवरी 2024 को इसका परीक्षण किया गया मेरे प्यारे बच्चों। इसका परीक्षण केंद्र वही सतीश धवन केंद्र से। इसको परीक्षण कहा गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसको परीक्षण किया गया PSLV C58 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसको परीक्षण किया गया। और ये 5 वर्ष तक कार्य करेगी। कितने वर्ष तक ये कार्य करेगी? ये 5 वर्ष तक कार्य करेगी। ये रिवीजन क्लास है, बाकी इस सब के बारे में मैं बता चुका हूँ, इस सब के बारे में पूरी जानकारी दे दिया हूँ। अब आइए देखते हैं अपना सब, ये सब बता दिए। थोड़ा सा रिवीजन लास्ट के हर एक दिन आपको 10 मिनट रिवीजन कराने के समय रखेंगे। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। एक्सपोसेट उपग्रह का परीक्षण 1 जनवरी 2024 को किया गया। कहाँ से किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। किस यान से? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा किया गया। इसका कार्य 5 वर्ष के लिए है। आइए इसके शॉर्ट इसको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। आइए आपको 10 से 15 मिनट रोज पिछला जितना पढ़े हैं करेंट उनको हम यहाँ से रिवीजन भी कराएंगे। अब आइए नए संसद भवन का उद्घाटन के बारे में बताए थे आप लोग को। नए संसद भवन मेरे प्यारे बच्चों, नए संसद भवन इसका उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 ईस्वी को। 28 मई 2023 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया गया। अब आइए इसका जो है इसका डिजाइन तैयार किया था आर्किटेक्ट विमल पटेल। इसका डिजाइन तैयार किया आर्किटेक्ट कौन क्या था? आर्किटेक्ट विमल पटेल। आर्किटेक्ट विमल पटेल जो है नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया। नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है। आकार कैसा है इसका? त्रिभुजाकार है। नए संसद भवन में लोकसभा में बैठने की सीट की संख्या, लोकसभा में बैठने की सीटों की संख्या 888। और इसके बाद आपको है राज्यसभा में सीटों की संख्या 384। टोटल जोड़ दीजिएगा तो 1200 कितना? 1272 हो जाएंगे। 8 4 12, 8 8 16 1 17, 1272 हो जाएगा। कितना? 1272 हो जाएंगे। तो आइए नए संसद भवन को उद्घाटन 28 मई 2023 ईस्वी को किया गया। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट विमल पटेल ने किया था। अब आइए इसमें बैठने के कुल सीटों की संख्या 1272, लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384। ये आपका कुछ
बात जो है इस आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है मेरे प्यारे बच्चों। ये चीज़ मैं बता चुका था, इसलिए कहूँगा फटाफट आपको कुछ बोले कि डिवीजन भी कराते रहेंगे। इस अब जो है कुछ अलग अंदाज में आपके सामने हम पेश हो रहे हैं। अब आइए देखते हैं, अपना सब आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं ऑपरेशन दोस्त। देखिए ऑपरेशन दोस्त, ये ऑपरेशन दोस्त मेरे प्यारे बच्चों जो है ये चलाया गया था आपको भारत सरकार के द्वारा। ये भारत सीरिया और तुर्की का क्या कहते हैं, तुर्की और सीरिया में आए थे भूकंप से प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त को चलाया था। ऑपरेशन दोस्त को चलाया था क्या, तुर्की, अब तुर्की हो गया, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। कौन, भारत सरकार ने चलाया था। आइए अब आइए देखते हैं अपना, अब आगे देखते हैं अपना, फटाफट देखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया, क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में, क्योंकि 24 में भी दिया गया नहीं, यही आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह दिया गया आपको क्लाउडिया, किसको दिया गया था, ये दिया गया आपको क्लाउडिया गोल्डन को दिया है। किसको, क्लाउडिया गोल्डन को दिया है। क्लाउडिया गोल्डी को दिया गया, क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया। कहाँ के, अमेरिका के है। ये आपको जो है कुछ रिवीजन, फटाफट कुछ बात रिवीजन कराते हैं फटाफट। चलिए हो गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिए और पूछेंगे। जैसे चीज बता दिए हैं, बोले 10 मिनट रखेंगे आप लोग को याद कराने वाला। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। ये ऑपरेशन किसके द्वारा, भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था कि इस ऑपरेशन का एक ही उद्देश्य था कि पीर पंजाल जो पर्वत है, पीर पंजाल पर्वतमाला, इसके जो है ना दोनों ओर से पाकिस्तानी आतंकी का हमला होने वाला था। इन्हीं को ध्वस्त करने के लिए, इन्हीं को परास्त करने के लिए या इन्हीं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया था। समझ गए ना, इस चीज को समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। अब आगे देखते हैं फटाफट, कोई विलंब नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि कच्छी खरे खजूर, कच्छी खरे खजूर, मेरे कच्ची खरे खजूर जो है, अब ये प्रसिद्ध है आपको गुजरात में। कहाँ ये प्रसिद्ध है, गुजरात में। और 2024 ईस्वी में इसे GI टैग, भौगोलिक संकेत, जोग्राफिकल इंडेक्स, इंग्लिश में GI का मतलब भौगोलिक संकेत इसको बोलते हैं। तो कहेगा कच्छी खरक खजूर को 2024 में GI टैग दिया गया। ये कहाँ के, गुजरात के है। GI टैग का कितना वर्ष वैलिडिटी होता है, 10 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है, 10 वर्ष होता है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट लीजिए, ये आगे लास्ट में रिवीजन करा रहे हैं, फटाफट लेते चलिए, ये रिवीजन हो रहा है आपका। रिवीजन के लिए
क्योंकि 10 मिनट रोज आपको पिछले का वीडियो याद क्यों होने तो आप लोग भूल जाते हैं, भूल जाइएगा तो फिर दिक्कत है। और मिनट अब आइए, अब देखते हैं अपना सब। बस आज का आइए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, आइए ग्लोबल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडेक्स आइए 2024 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये जारी करता भी ये खुद है, ग्लोबल ग्लोबल फायर पावर ये खुद जारी करता है और जारी करता भी यही है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भारत का देखिए प्रथम स्थान अमेरिका को, आइए भारत का स्थान चौथा प्रश्न पूछेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारत का स्थान क्या प्राप्त हुआ? भारत का स्थान चौथा प्राप्त हुआ है। भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान चौथा, 24 में चौथा। यहाँ भी 4 है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ भी 4 तो यहाँ भी 4। हाँ, प्रथम स्थान कौन हो गया? अमेरिका हो गया। प्रथम स्थान कौन हो गया? अमेरिका हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट चलते हैं। अब आइए अपना सब आगे देखते हैं। अब अपना सब क्या देखते हैं? आगे देखते हैं। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 ये जारी करता है जर्मन वाच। कौन कहता है? जर्मन वाच जारी करता है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में कौन जारी किया? जर्मन वाच ने जारी किया। आइए, कहता है प्रथम, देखिए प्रथम द्वितीय और तीसरा, प्रथम, दूसरा और तीसरा, हटाइए, पहला, दूसरा और तीसरा किसी को स्थान प्राप्त नहीं हुआ, ये खाली रहा। मतलब प्रथम, दूसरा, तीसरा में से कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो प्रथम स्थान या दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त रहेंगे। लेकिन चौथा स्थान से शुरू हुआ कौन? तो चौथा स्थान से हो गया डेनमार्क। कौन हो गया? डेनमार्क। अपना भारत का स्थान देखते हैं। किसका स्थान? भारत का स्थान देखते हैं 7वां। भारत का स्थान क्या देखते हैं? 7वां। मेरे प्यारे बच्चों, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7वां। प्रथम स्थान किसी को नहीं, दूसरा स्थान किसी को, तीसरा स्थान किसी को नहीं, चौथा स्थान कौन हो गया? डेनमार्क। ये जारी कौन करता है? जर्मन वाच करता है। तो आप देखिएगा, आप लोग जो पीछे पढ़े होंगे, मैं तो आप उनको आप लोग हर एक दिन 10 मिनट पिछले पढ़ाए हुए जो भी करंट अफेयर्स है मैं उनको रिवीजन कराऊंगा। आप सुनते रहिएगा और आपको यूं ही याद हो जाएगा। याद कराने का भी जिम्मेदारी मेरा है। बस आपको अपना वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। हाँ, आज तो हम कोई क्वेश्चन पूछे ही नहीं, तो फिर भी लेकिन क्वेश्चन तो एक दे करके जाते हैं, एक ही देंगे क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन देंगे। आप लोग बताइएगा बिहार का शौक नदी कौन है? प्रश्न, एक प्रश्न जरूर, बिहार का शौक नदी कौन सा है? पहला प्रश्न, बिहार का शौक नदी कौन सा है? 5 क्वेश्चन तो देवे करेंगे। बिहार का शौक नदी कौन सा है? बताइए, बिहार का शौक नदी कौन सा है? ये बताइए, बिहार का शौक नदी कौन सा है? ये बताइए। अगला क्वेश्चन, अब आइए, अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का जनक, सौर मंडल का जनक किसे
माना जाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन बताइए, किस ऋग्वेद के किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में जो है ना गायत्री मंत्र का वर्णन है। चौथा क्वेश्चन लीजिए, कौन सा चौथा क्वेश्चन आपके लिए है कि चौथा क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन आप लोग से है, पांचवा क्वेश्चन प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। आइए बिहार का कौन सा शौक नदी है, सौर मंडल का जनक किसे माना जाता है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ये 5 क्वेश्चन का जवाब जो दीजिएगा वो सबसे आगे बढ़िएगा। इसे लेकर के आपका जवाब देना ही बेटर है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के सेशन यही समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कैसा सेशन रहा लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो भी प्रश्न पूछे उनके जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।